आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर राफेल यानी राफेल F5 के बारे में। हम राफेल F5 से जुड़ी डिटेल्स आपसे साझा करेंगे। वहीं आपके मन में इस प्रोग्राम को लेकर के कुछ सवाल भी होंगे कि सुपर राफेल कैसा होगा, इसमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, ये कितना पावरफुल होगा, ये कब तक सर्विस में आएगा और क्या राफेल ऑपरेटर्स को ये ऑफ़र किया जाएगा। इसके अलावा क्या इंडियन एयरफोर्स आने वाले भविष्य में इनको कंसीडर करेगी, अगर करेगी तो हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हाल ही में फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक प्रस्ताव सामने रखा है फ्रांस की संसद में, जहां पर राफेल प्रोग्राम को प्रमोट करने का फैसला किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो F5 वर्जन है राफेल का, इसे मिलिट्री प्लानिंग प्रोग्राम जो कि 2024 से 2030 का है, उसके अंतर्गत डेवलप किया जाए। दरअसल ये जो स्टेप है इसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS जो कि फ्रांस का 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, वो बुरी तरीके से फंसा हुआ था। लेकिन फाइनली उसने सारे हर्डल्स को पार करके आगे बढ़ना यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि जब FCAS तैयार हो रहा है तो F5 को तैयार करने की क्या ज़रूरत है। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि फ्रांस अभी भी इस चीज़ को लेकर के सुनिश्चित नहीं है कि FCAS प्रोग्राम कब तक बन के तैयार होगा, या FCAS प्रोग्राम के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है वो कब तक बन के तैयार होगा। और इसीलिए फ्रांस की वायुसेना के लिए प्लान बी के तौर पर राफेल F5 स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, जो कि आधुनिक जितने भी साजो सामान हैं, जितने भी एवियोनिक्स और रेडार्स हैं, इनसे इक्विप किए जाएंगे। इन केस अगर मान लीजिए FCAS प्रोग्राम फेल हो जाता है तो ये जो एयरक्राफ्ट होंगे ये प्लान बी के तौर पर फ्रांस की वायुसेना में अपनी सर्विस देते रहेंगे। FCAS प्रोग्राम भले ही काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता हो, लेकिन इसमें जो अभी दिक्कतें हैं वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। दरअसल FCAS एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम है, जहां पर अलग अलग चीज़ों के लिए जो साझेदारी है उसको लेकर के अभी आम सहमति नहीं बन पाई है, और प्राइस भी इसमें एक अहम फैक्टर है। कुछ देश तो ऐसे हैं जो कहा जा रहा है इसको छोड़ने का प्लान भी बना चुके हैं। हालांकि ये रिपोर्ट पुख्ता नहीं है और ये सारी चीज़ें फ्रांस को काफ़ी परेशान कर रही हैं, इसीलिए वो सुपर राफेल का डेवलपमेंट शुरू कर चुके हैं। हालांकि FCAS काफ़ी आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और वो अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को भी, या जो लॉयल विंग मैन्स हैं उनको कंट्रोल करने में सक्षम होगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स उसमें इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन वो कब तक बन के तैयार होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। और यहीं पे सामने आया है F5 राफेल का कॉन्सेप्ट, और माना जा रहा है इसकी शुरुआत हो गई थी ओरिजिनली राफेल F4 स्टैंडर्ड के पहले उड़ान के बाद से ही। और डसाल्ट एविएशन को लेकर के कहा जाता है कि उन्होंने ऑलरेडी इस पर काम भी शुरू कर दिया है। फ्रांस की मैगजीन जिसका नाम जोन मिलिटायर है, उन्होंने ये दावा तक किया है कि फ्रांस के वायुसेना के जो वाइस चीफ हैं उन्होंने लगातार इस प्रोग्राम को समर्थन देने का फैसला किया है, और डसाल्ट एविएशन को यह हिदायत दी गई है कि वो F5 स्टैंडर्ड पे जो काम है उसको शुरू करें, और जो भी उनको मदद है वो फ्रांस की वायुसेना के द्वारा प्रदान करी जाएगी। माना जा रहा है कि एक बड़ी संख्या में F5 स्टैंडर्ड फ्रांस की वायुसेना को ज्वाइन करेंगे, और इनके आने के बाद जो इनिशियल बैच के राफेल एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस की वायुसेना से विदाई ले लेंगे। कहा जा रहा है कि 2030 के शुरुआत से ही, या वर्ष 2030 की शुरुआत से जो F5 स्टैंडर्ड हैं ये फ्रांस की वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे, और इनिशियल बैचेस को रिटायर करना भी शुरू कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि इसके लिए जो नए सेंसर्स हैं, नए आर्मामेंट्स हैं, उनका विकास ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके अलावा जो इसमें कम्युनिकेशन शूट हैं उनको भी मॉडिफाई या अपग्रेड किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ज़्यादा स्पेसिफिकेशन तो इसको लेकर के सामने नहीं आई है, लेकिन एक चीज़ जो सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि राफेल F5 स्टैंडर्ड बेसिकली लॉयल विंग मैन को कैरी करने में सक्षम होंगे, जो कि न्यूरॉन प्रोग्राम का हिस्सा होगा। जी हाँ, आपको बता दें, न्यूरॉन जो लॉयल विंग मैन होगा उसको ये कैरी करने में सक्षम होंगे, और इनका मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल किया जाएगा वो सीड मिशंस में किया जाएगा, यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जो मिशन है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और इनको इसी प्रकार से विकसित किया जा रहा है कि इसकी जो सीड अटैक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहे। फ्रांस की वायुसेना लगातार रशिया यूक्रेन युद्ध में जो सीड मिशन है ये कितने महत्वपूर्ण है और इनकी क्या उपयोगिता है इसका अध्ययन कर चुकी है, और उससे काफ़ी कुछ सबक भी ले चुकी है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा जो ना सिर्फ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को डिटेक्ट कर सकेंगी, बल्कि जो एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन की इनके लिए विकसित की जा रही हैं उनकी सहायता से, या फिर दूसरे एयर टू ग्राउंड जो म्यूनिशंस हैं उनकी सहायता से जो रेडार साइट्स हैं, जो एनिमी एयर डिफेंसेस हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे। साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी किया जाएगा, यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है F5 स्टैंडर्ड के लिए।
रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि इसमें जो अनमैन एरियल व्हीकल या लॉयल विंगमैन इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि न्यूरॉन टाइप ड्रोन हो गए, वो खुद भी अपने साथ जो वेपन्स हैं उनको कैरी करने में सक्षम होंगे और वो राफेल के आगे उड़ान भरेंगे। सबसे पहले एनिमी टेरिटरी में या एनिमी एयर स्पेस में ये ड्रोन्स ही इंटर करेंगे और जितनी भी बैटलफील्ड की इन्फॉर्मेशन है ये अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा और एडवांस रडार सिस्टम से राफेल F5 स्टैंडर्ड तक पहुंचाएंगे, जहां पर एक ऑपरेटर बैठा होगा जो न्यूरॉन जैसे ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहा होगा और उन्हीं के इनपुट पे जो वेपन्स हैं वो फायर किए जाएंगे और एक जो सुरक्षित रास्ता है दूसरे फाइटर जेट्स के लिए वो बनाया जाएगा। हालांकि फ्रांस की वायुसेना इस प्रोग्राम को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रही है और सबसे खास बात यहाँ पर तो ये है कि F4 स्टैंडर्ड के आने के बाद ऑलरेडी जो राफेल की कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल करी गई हैं और उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होगा हमारा F5 स्टैंडर्ड जो कि फ्रांस की वायुसेना के लिए यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। इसमें हाई लेवल के फ्लाइट कंट्रोल्स होंगे, इसकी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को काफ़ी इंप्रूव किया जाएगा, इसके लिए नए एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स का निर्माण किया जा रहा है और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें शायद हमें इंटरनल बे भी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये चीज़ें पुख्ता तो नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि शायद F5 स्टैंडर्ड में एक छोटी इंटरनल वेपन बे भी हमें देखने को मिल जाए। इसके अलावा ये जो C4 एनवायरनमेंट है उसमें भी ईजिली ऑपरेट कर सकेगा। गौर करने वाली बात एक ये है कि फ्रांस ने पहले भी कहा है कि राफेल के जितने भी वेरिएंट बनाए जाएंगे वो उन सभी देशों को ऑफर किए जाएंगे जो कि इस समय राफेल को ऑपरेट करते हैं। जी हाँ, राफेल के अलग अलग वेरिएंट्स जो देश के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं उन सभी को राफेल F5 स्टैंडर्ड भी ऑफर किया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इंडियन एयरफोर्स भी इन सुपर राफेल जेट्स को एक्सेप्ट करेगी? क्या भारतीय वायुसेना राफेल F5 को खरीदेगी? क्योंकि कई लोगों ने हमसे ये चीज़ पूछी भी है कि क्या F4 स्टैंडर्ड की जगह पर F5 स्टैंडर्ड को कंसिडर किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी तो ये सवाल ही एकदम निराधार है, क्योंकि F4 स्टैंडर्ड खुद अंडर डेवलपमेंट है और वो बहुत जल्दी प्रोडक्शन में आने वाला है। रही बात F5 स्टैंडर्ड की, तो ये 2030 तक वास्तविकता का रूप लेंगे, उसके बाद इनका प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। रही बात भारतीय वायुसेना की, तो हमें नहीं लगता भारतीय वायुसेना इनको कभी कंसीडर करेगी। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो टाइमलाइन है अगर आप उनको गौर से देखें तो राफेल F5 स्टैंडर्ड का फुल फ्लेज प्रोडक्शन शुरू होगा वो 2031 से 30 के बीच में होगा और पहले फ्रांस की वायुसेना अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, उसके बाद ही इनको एक्सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि पहले जो एक्सपोर्ट कस्टमर है उनको दिया जाएगा फिर फ्रांस की वायुसेना में इनको शामिल किया जाएगा। और ये वो टाइमलाइन है जब भारत के तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का मार्क 1 वेरिएंट ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ चुके होंगे। इनफैक्ट 2030 तक तो भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 मिलने भी शुरू हो गए होंगे। तो ऐसे में भारतीय वायुसेना कभी भी F5 स्टैंडर्ड की तरफ नहीं देखेगी। रही बात MRFA की, तो वहां पर अगर जीतता है तो राफेल F4 ही होगा, वरना यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि F5 स्टैंडर्ड के चांसेस अब इंडियन एयरफोर्स में आने के लगभग ना के बराबर हैं। फिलहाल जो भी होगा वो तो हमें आने वाले वक्त में पता ही चलेगा। आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।